हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे भाई आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल ठीक, स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो मैं रोहित कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आपके अपने प्रिय चैनल रिजल्ट गुरु पर। जो बच्चे इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन के बटन को दबाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास सेशन को शेयर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आपको एकमात्र एक ऐसा रिजल्ट गुरु एकमात्र ऐसा संस्थान है जहाँ पर कभी भी बेकार की चीज़ों की बातें में अपना समय वेस्ट नहीं किया जाता। तो इसलिए मैं सीधी बात अपने प्रश्नों से करता हूं, ठीक है, कि बिना समय गवाए हम सीधे अपने प्रश्नों से अपनी शुरुआत करते हैं। तो लास्ट सीरीज तक हम लोगों ने 90 तक के क्वेश्चनों को कम कर लिया था। 92 93 आज हमें करना है। तो आज हम इसके आगे के सेशन को कंप्लीट कर रहे हैं और आज का सेशन हमारा जो रहेगा वो अंतिम पीवाईक्यू का सेशन रहेगा। इसमें पूरे के पूरे वीक में हमने पीवाईक्यू किया है, तो लगभग 100 से ऊपर हमने पीवाईक्यू को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है बहुत ही आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए बिना देरी किए हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बार सही बच्चे सेशन को शेयर और लाइक कर देंगे भाई। ठीक है, चलिए भाई स्टार्ट कर देते हैं। क्या कहता है, एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसके द्वारा आबद्ध होता है। तो ये है हमारा न्यूक्लियस, नाभिक। और ये कहता है कि नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन है और दूसरा क्या है, न्यूट्रॉन है, ये दोनों किसके द्वारा बंधा होता है। तो नाभिक में एक बल होता है जिसे बोलते हैं नाभिक बल, नाभिकीय बल बोलते हैं। और आपको पता है कि ये नाभिकीय बल सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। तो ये फोर्स तो स्ट्रॉन्ग होता है बट इसकी रेंज जो होती है, परिसर जो होती है, वो बहुत ही कम होती है। तो लघु परिसर प्रबल अन्योन क्रिया, लघु परिसर छिन्न अन्योन क्रिया, दीर्घ परिसर। तो याद रखना लघु परिसर, परिसर इसका लघु होता है, प्रबल अनोन्य क्रिया होती है। यानी ये फोर्स बहुत ही स्ट्रांग होता है, दुनिया का सबसे मजबूत बल होता है। इसलिए ऑप्शन बी जो है वो इसका बिल्कुल उचित आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकाश माध्यम का अपवर्तनांक किसके अनुपात परिवर्तित होता है। तो हमें पता है म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन में साइन आर, ये तो पहला फार्मूला है। दूसरा फार्मूला है म्यू इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, तो ये सारी चीजें चेंज कर सकती है। तो माध्यम की प्रकृति बिल्कुल सही, माध्यम की प्रकृति चेंज कर देगी। किरण के आपतन कोण में परिवर्तन, बिल्कुल आपतन कोण में परिवर्तन यदि करोगे तो आपका म्यू चेंज हो जाएगा। आपतित किरण का रंग चेंज करने से भी म्यू चेंज हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर 1, 2 and 3 ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, एक न्यूमेरिकल, एक पात्र के तल पर एक सिक्का रखा जाता है। जब पात्र में इतना पानी उड़ेला जाता है कि सिक्के से जिसमें पानी की गहराई 20 सेंटीमीटर हो जाती है, यदि पानी का अपवर्तनांक 4/3 हो तो सिक्के कितनी गहराई पर देखा जा सकता है। यह आवासीय गहराई के लिए यहाँ से भी म्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और म्यू का फार्मूला होता है एच अपॉन में एच डैश। एच क्या है तो याद रखना, एच डैश जो है वो प्रतिबिंब जो हमें इमेजिनरी हाइट, और एच जो है वो ओरिजिनल हाइट है। ठीक है, एच जो है ओरिजिनल हाइट। तो म्यू कितना दिया गया है, म्यू दिया गया है 4/3। हमें निकालना क्या है, एच। हमें क्या निकालना है दोस्तों, एच। और यदि हमें एच निकालना है और एच डैश गिवन है, एच डैश कितने गिवन है, 20 गिवन है। सॉरी एच डैश, एच गिवन है, एच डैश नहीं गिवन है, एच गिवन है। तो इसको मैं इरेज कर लेता हूं थोड़ा सा, वरना यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे आप सब। ये मेरा क्या हो गया यहाँ पर, म्यू, म्यू कितना दिया गया 4/3 और ये है हमारे पास एच अपॉन में एच डैश। अब एच डैश हमें निकालना है और एच हमारे पास गिवन है, कितना गिवन है एच, 20 सेंटीमीटर। ये हो गया 20 सेंटीमीटर। अब नीचे हम लेकर के आए कितना, 4/3। तो नीचे वाला 3 कहाँ जाएगा, ऊपर। 4 के टेबल में कितने बार में आएगा, 5। 5 3 जा कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर की गहराई पर उसे देखा जा सकता है। ऑप्शन सी 15 सेंटीमीटर विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर एक न्यूमेरिकल है, यदि किसी व्यक्ति का खड़ी
लिफ्ट में वजन और एक समान त्वरण से नीचे की ओर चलती लिफ्ट में वजन 3:2 के अनुपात में है, तो बताओ तो का क्या मान होगा। तो बताओ उसका क्या मान होगा। अब हमें पता है कि यदि ये कोई एक लिफ्ट है और इस लिफ्ट के अंदर यदि ये रस्सी से कोई बंधा हुआ लड़का ये कहाँ जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है। कहाँ जा रहा है, नीचे की ओर। अब ये कह रहा है कि ये लिफ्ट जब नीचे की ओर जा रहा है तो हमें पता है कि नीचे की ओर जाते समय जो जी का मान हम लगाते हैं, जो इसका वेट हो जाता है वो वेट कितना हो जाएगा सर, mg माइनस का ma। तो ये W1 हो गया। और यदि हम W1 जो उसका था वो कितना था, mg। ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं। नीचे से इसकी तरफ कौन सा फोर्स काम करेगा, तो W1 इज इक्वल टू mg। और W2 होगा जब वो लिफ्ट नीचे की ओर आ रहा होगा तो mg का मान ज़्यादा है और ऊपर वाला मान ma का क्या होगा, कम। अब आपको पता है कि W1 अपॉन में W2 आपको रखना है, तो ये हो जाएगा mg और इधर हमारे पास हो गया m कॉमन ले लिया तो g माइनस का a, m से m क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब W1 अपॉन में W2 का रेशियो दिया गया है 3:2 और यहाँ से हमारे पास है g और इधर हमारे पास हो गया g माइनस का a। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आएगा, 3g माइनस का 3a और ये आ जाएगा 2g। अब 3g माइनस का 2g इज इक्वल टू 3a। 3g में से 2g माइनस करेंगे तो एक g बचेगा और ये हो गया a g/3। a कितना आ गया, g/3। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, g/3। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड को गुरुत्व के विरुद्ध प्रारंभिक वेग से ऊपर फेंका गया है तो निम्नलिखित में से कौन सा एक पिंड के अधिकतम ऊंचाई प्राप्त कर लेने पर इसके अंतिम वेग को सही दर्शाएगा। अब आपको पता भाई, किसी भी पिंड को यदि आप नीचे से ऊपर की ओर फेंक देते हो तो इसका मैक्सिमम जो डिस्टेंस हो जाएगा, ये जो इसका मैक्सिमम डिस्टेंस होगा वहां तो उसका अंतिम वेग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई सा भी नहीं। अगला है, प्राश्रव्य तरंगें वे ध्वनि तरंगें होती है जिन तरंगों की फ्रीक्वेंसी मोर देन 20 किलो हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20 हर्ट्ज से नहीं, 20,000 हर्ट्ज से, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक। ये भी बिल्कुल सही है, बिकॉज 1 किलो हर्ट्ज में 1000 हर्ट्ज होते हैं तो 20 किलो हर्ट्ज में 20,000 हर्ट्ज होंगे। अगला है, ए थर्मामीटर और बी क्रम से हिमांक 15 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस है तथा वास्की 75 डिग्री सेल्सियस और 125 डिग्री सेल्सियस है। जब थर्मामीटर का बात तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है तो उस बात के लिए थर्मामीटर का पठ्यांक कितना होगा। तो ये है हमारे पास ए और ये है हमारे पास बी। अब ए का तापमान कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस और बी का तापमान कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस। ए जो है वो 75 डिग्री सेल्सियस पर मेजर कर रहा है, ये 125 डिग्री सेल्सियस पर मेजर कर रहा है। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है सर, 60 डिग्री का है। कितने का, 60 डिग्री का। देखो तो जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा वही हमारा आंसर होगा। तो 125 में से 25 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 दो ताम्र तारों में ए और बी की लंबाई L और 2L है। ए की लंबाई जो है वो L है और बी की लंबाई जो है वो 2L है। यदि उनके परिच्छेद का क्षेत्रफल एक समान है तो क्षेत्रफल से कोई मतलब नहीं है। तार ए की प्रतिरोधकता का तार की प्रतिरोधकता से क्या अनुपात है। अब हमें पता है कि R जो होता है इज इक्वल टू रो L अपॉन में A। तो रो और एल के बीच का कैसा डिफरेंस है, रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल। अब ये क्या कह रहा है, ध्यान से देखो कि तार ए की प्रतिरोधकता का तार बी की प्रतिरोधकता के साथ क्या अनुपात है। तो हमें ए अपॉन में बी रखना है। क्या रखना है, ए अपॉन में बी। हमें ए के साथ बी का अनुपात निकालना है। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो याद रखना बच्चे एल, और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 अपॉन में एल। 1 अपॉन में एल, एल की जगह पे कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 2L। अब ये वाला जो L है वो कहाँ चले जाएगा, 1/T जो है वो कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा। ठीक है, L और 1/2 हमारा कहाँ चले जाएगा,
ऊपर चले जाएगा। ये हो जाएगा L/2, सॉरी 1/2 कैसे कर दिया, L/2 हो जाएगा ये। एक मिनट, ये L है तो ये हो जाएगा L/2, ये 2 आ गया ऊपर तो ये हो गया L इंटू में 2 डिवाइड बाई L, L से L कैंसिल तो ये हो गया 2:1। कहाँ है 2:1? ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। 2:1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 101, निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी एक ताप ऊर्जा की तरंग है? देखो, जब भी हम ताप की बात करते हैं, जब भी हम हीट की बात करते हैं, जब भी हम रेडिएशन की बात करते हैं, तो केवल एक ही तरंग का नाम आता है और उसका नाम है क्या? IR, इंफ्रारेड रेज। अवरक्त किरणें हम इसको बोलते हैं, अवरक्त किरणें, इंफ्रारेड रेज। तो कौन सा है? ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन बी जो है वो इसका बिल्कुल उचित आंसर है। यदि एक निकट दृष्टि दोष से ग्रसित का सुदूर बिंदु 200 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता क्या होगी? अब देखो भाई, यहाँ पर फोकल लेंथ दिया गया है कितना? 200 सेंटीमीटर। अब ये फोकल लेंथ निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति अवतल लेंस का यूज करते हैं और अवतल की जो पावर होती है वो नेगेटिव में, तो फोकस भी नेगेटिव में, तो ये हो जाएगा -200। अब हमारे पास यहाँ पर है पावर इज इक्वल टू 1 में F, 100 में F, तो यहाँ पर हो गया 100 में F की वैल्यू कितनी है? तो F की वैल्यू है हमारे पास 200, तो ये हो गया 200 माइनस का 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1/2 का मतलब है -0.5 डाई ऑप्टर। कौन सा है? ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, -0.1 डाई ऑप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संतुलित बल के परिणामी के लिए है? अब मान लो कि कोई एक बॉडी है और ये बॉडी यहाँ पर बैलेंस स्टेट में है। कौन सी स्टेट में है? बैलेंस। इधर से कोई लड़का अपनी तरफ 5 न्यूटन के बल से खींच रहा है, इधर से कोई लड़का अपनी तरफ 5 न्यूटन के बल से खींच रहा है, तो इस बॉडी के ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स, जो नेट फोर्स होगा, वो नेट फोर्स कितना होगा? तो बोलना सर 0 होगा। यह 0 के बराबर होगा, 0 के बराबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न जो है हमारा एक सिंपल सा एक न्यूमेरिकल्स है। कहता है कि 12 ओम, 2 ओम, 3 ओम वाले 3 प्रतिरोध कुंडलियां एक साथ श्रेणी में, तो श्रेणी में है तो R टोटल हम निकालेंगे, तो इसका मतलब इन तीनों को एक दूसरे के साथ जोड़ देंगे, R2 प्लस R3। अब R1 कितना है? 12 ओम, प्लस में कितना है? 2 ओम, प्लस में कितना है? 3 ओम, तो 12 और 3 15 और 2 कितना हो गया? 17 ओम हो गया। 12, 3 15 और 2 17 ओम हो गया। इस समायोजन को 9 वोल्ट वाली बैटरी से संबंध किया जाता है, यानी इसकी वोल्ट जो है वो 9 वोल्ट की बैटरी से इसको हमने कनेक्शन दिया हुआ है। तो कह रहा है 3 ओम वाली प्रतिरोध कुंडली पर कितना विभव होगा? तो निकाल दो भाई। 3 ओम के लिए, कितने ओम के लिए? तो यहां से हम लगाएंगे V इज इक्वल टू IR। अब V निकालने के लिए वो पूछा है I का मान कितना है, तो I का मान कितना है भाई? 9 वोल्ट की बैटरी है, विभव पात क्या होगा? 3 ओम वाली 9 वोल्ट की बैटरी है, तो 9 वोल्ट की बैटरी है, हमसे निकालने के प्रतिरोध कुंडली पर विभव पात क्या होगा? व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप? पोटेंशियल कितना ड्रॉप होगा? तो पोटेंशियल कितना ड्रॉप होगा देख लेते हैं भाई। V इज इक्वल टू IR। V का मान कितना है? तो V का मान है 9 वोल्ट, I का मान हमें नहीं पता, और R हमने कितना कैलकुलेट कर लिया है, तो R हमारा आ चुका है 17। अब यहाँ से यदि ध्यान से हम देखें तो I का मान कैसे हो जाएगा? एक मिनट, श्रेणी 3 प्रतिरोध कुंडलियां एक श्रेणी संबंध में हैं।
यदि समायोजन को 9 वोल्ट वाली बैटरी से संबंध किया जाता है तो 3 ओम वाली प्रतिरोध कुंडली पर विभव कितना होगा? 3 ओम वाली प्रतिरोध कुंडली पर विभव कितना होगा? आर कितना? आर आ गया हमारे पास कितना? 12, 2 14 और 3 17 और वोल्ट दिया हुआ है 9 वोल्ट। तो यहाँ से V इजिकल टू आई अपॉन आर संबंध में, ठीक है। तो हमें निकालना है आई इजिकल टू V अपॉन में आर। अच्छा, तो यहाँ से वो लगाना है ना, ओ सॉरी वही, यहाँ से हमें क्या लगाना पड़ेगा वो, इसलिए हमारा हो रहा है ये। एक्चुअली में यहाँ से जो कह रहा है 3 ओम पर रेसिस्टेंस पर कह रहा है, सॉरी ये 3 ओम के रेसिस्टेंस पर कह रहा है, हम 17 ले रहे हैं इसलिए हमारा थोड़ा सा मिस हो रहा है। तो ये 17 नहीं लेना, यहाँ कितना लेना है, यहाँ लेना है हमें 3। कितना लेना है दोस्तों? 3। तो अब देखो ये 9 और डिवाइड बाई 3, आई का मान आ जाएगा। 3 से डिवाइड करोगे तो 3 3 जा 9। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, 3 ओम। बी कितना आंसर हो जाएगा? 3 वोल्ट। 3 वोल्ट कितना हो जाएगा? 3 वोल्ट। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। 100 वाट वाले एक विद्युत लैंप का एक दिन में 10 घंटे प्रयोग किया जाता है। एक दिन में लैंप द्वारा कितनी यूनिट ऊर्जा उपयोग होगी? तो भाई यूनिट ऊर्जा का मतलब है एनर्जी, एनर्जी का मतलब है पावर, पावर इनटू में टाइम। पावर कितना है? 100 वाट और डेली कितना देर यूज होता है? सर 1 घंटा यूज होता है, 10 आवर यूज होता है। तो ये हो गया 1000 वाट आवर, 1000 वाट आवर। तो वाट को बदलना पड़ेगा किलोवाट में, तो 1000 से डिवाइड कर दो तो 1 किलोवाट आवर, मतलब 1 यूनिट आ चुका है। क्या आ चुका है? 1 यूनिट आ चुका है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, 1 यूनिट। 1000 का मतलब कितना हो गया? 1 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन 106, किस किलोवाट घंटा? तो किलोवाट आवर किसकी इकाई है? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट है। किसकी है? विद्युत ऊर्जा की इकाई है। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला क्वेश्चन है किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव आवेश को दोगुना किया जाए और आवेश से बिंदु की दूरी को भी दोगुना किया जाए तो नया आवेश कितना होगा? तो नया V इजिकल टू Q अपॉन में R, या आप D लिख सकते हो, Q अपॉन में R। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव आवेश को दोगुना कर दिया जाए। आवेश को हमने कितना कर दिया? बिंदु विभव आवेश को हमने कितना कर दिया? ध्यान से देखो भाई, हाँ मैं कर देता हूँ। आवेश को मैंने कर दिया 2 गुना 2Q और 2 गुना किया जाए, और आवेश से बिंदु की दूरी को भी 2 गुना कर दिया जाए और इसको भी 2 गुना कर दिया जाए। तो अब एक बार ध्यान से देखो, ये V इजिकल टू, यदि मैं करूँ V इजिकल टू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, या 2 को ले लो कॉमन, 2 से 2 हो गया कैंसिल, और ये Q अपॉन में R, 2 अपॉन में 2 और ये हो जाएगा Q अपॉन में R। Q अपॉन में R इजिकल टू, ये क्या हो जाएगा? V इजिकल टू कैंसिल हो जाएगा V डैश, V इजिकल टू V डैश के बराबर है। V किसके बराबर है? V डैश के बराबर है। जितना वोल्टेज पहले था उतना ही वोल्टेज अब रहेगा। ये नेक्स्ट लास्ट और हमारे सेशन का ये अंतिम प्रश्न है दोस्तों। कहता है कि पेरिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयुक्त होता है? तो पेरिस्कोप होता क्या है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। पेरिस्कोप एक ऐसा टेक्निक होता है जिसके माध्यम से समुद्रों के अंदर जो पनडुब्बियाँ होती है वो बिना पानी के बाहर आए पानी के आसपास में क्या हलचल हो रही है वो अंदर से ही देख लेते हैं। तो ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट उन्होंने निकाल के लगा रखा है, ठीक है। और इसके इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर 2 मिरर लगे होते हैं, बट ये दोनों के दोनों जो मिरर होते हैं वो समतल दर्पण होते हैं ताकि आसानी से रिफ्लेक्शन हो सके। तो ये था हम लोगों का क्लास बच्चे। आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त हो जाती है। इसके बाद हम आगे मंडे आप लोगों से मुलाकात करेंगे एक नए सेशन के साथ, एक नए जोश के साथ और एक नई उम्मीद के साथ, ठीक है। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के पास, सब्सक्राइब करें, और किसी का कोई डाउट है तो उसे कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर पूछें कि सर इसका आंसर क्या होगा, हमें बता दीजिए, ठीक है। तो सभी बच्चों को जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, रिजल्ट गुरु के इस प्लेटफॉर्म पर
पढ़ते रहिए सभी बच्चे।